Hello friends, welcome to our channel Maths and Physics Solutions. In this video, I will cover the most important chapter of the competitive examinations like SSCs, railways, etc. The chapter name is Heat. Heat chapter is very important for the competitive examinations. So I will try to cover the uh, concept of this chapter which is very difficult to understand for the common students. So let's start. तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि ये हीट क्या होती है। तो अगर मैं पूछूं कि हीट क्या होती है तो लोग यही कहेंगे कि यार सर हीट जो होती है वो होती है वो ठंडा या गर्म वही तो हीट होता है और क्या होता है। तो हीट जो होता है वो ये नहीं होता है, वो तो टेम्परेचर हो गया ठंडा गर्म। तो हीट जो होती है वो एक एनर्जी का फॉर्म होता है। हीट जो होती है वो एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफ़र होता है। क्लियर। तो जैसे जैसे क्या मतलब जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी कैसे होती है? तो जैसे कोई कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, अगर वो मोशन में है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। सेम ऐसी क्योंकि मोशन में है तो इस वजह से उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। सेम ऐसी अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो थोड़ी अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पर है तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर थोड़ी हाइट होती है, हाइट की वजह से उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्लियर। जैसे अगर मैं जैसे कोई स्प्रिंग है, ठीक है, उस स्प्रिंग को अगर मैं खींच देता हूँ थोड़ी सी उसकी नेचुरल लेंथ से थोड़ा थोड़ा सा खींच देता हूँ तो क्या होता है उसके अंदर भी एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो वो क्या होती है? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्यों आती है वो? क्योंकि स्प्रिंग को मैंने खींचा है। ठीक है। सेम ऐसे अगर वाटर फ्लो होता है, वाटर अगर फ्लो होता है या फिर कोई भी लिक्विड फ्लो होता है तो उसके फ्लो होने की वजह से उसके अंदर भी एनर्जी होती है। ठीक है। तो एनर्जी सेम ऐसी हीट क्या होती है? वो टेम्परेचर की वजह से होती है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो उसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर थोड़ा कम है, तो हीट जो होगी वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है। यानी कि एनर्जी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर अगर ट्रांसफ़र हो रही है तो हम लोग उस वाली एनर्जी को हीट बोल देते हैं। क्लियर। ओके। अब चलिए ज़रा स्टार्ट कर अब फिर इसको अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो क्वेश्चन ये आता है कि हीट मेज़र कैसे करेंगे। जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो हम लोग ये कैसे पता करेंगे कि इसके अंदर कितनी हीट है। ठीक है। तो तुम तो इन दी सिंपल सिंपल वर्ड्स मैं तो ये कहूँगा कि हीट को हम लोग मेज़र नहीं करते हैं। हीट को हम लोग मेज़र कर ही नहीं सकते हैं। हम लोग मेज़र करते हैं कितना हीट ट्रांसफ़र ये कर सकता है। जैसे मान लो कि अभी ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सी है। ठीक है। ये कोई ऑब्जेक्ट ए है और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है बी सपोज़। इसका ऑब्जेक्ट इसका इसका टेम्परेचर सपोज़ मान लो 20 डिग्री सी है। तो अगर मैं ये पूछूं कि हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगी तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट ए टू ऑब्जेक्ट बी जो होगी वो हीट ट्रांसफ़र होगी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि कितनी हीट ट्रांसफ़र होगी, ठीक है, हाँ, तो ये बता सकते हैं कितनी हीट ट्रांसफ़र होगी, ये बताया जा सकता है। थोड़ा फार्मूला वगैरह लगाएंगे, अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो फार्मूला वगैरह लगाकर इसमें हीट ट्रांसफ़र निकाल सकते हैं। ध्यान रखना इसके अंदर कितनी हीट है, ऑब्जेक्ट ए के अंदर कितनी हीट है वो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता। ऑब्जेक्ट बी के अंदर कितनी हीट है वो भी मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ ये कैलकुलेट कर सकता हूँ कि इसके अंदर मतलब ऑब्जेक्ट ए टू ऑब्जेक्ट बी कितनी हीट ट्रांसफ़र हो सकती है। क्लियर। अच्छा, फिर एक नेक्स्ट टर्म आता है हम। अच्छा, अब बात कर लेते हैं थोड़ी यूनिट की। इसी हीट की यूनिट की अगर बात कर लेते हैं तो हीट जो है वो एक तरह से एनर्जी ही होती है। तो एनर्जी की यूनिट हमको पता है, हम लोग छोटे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो एनर्जी की यूनिट होती है जूल। तो हीट की भी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल हो जाएगी। ध्यान रखना हीट जो है वो एनर्जी का ही फॉर्म है। ठीक है। तो जूल इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा और भी होती हैं, जैसे एक होती है कैलोरी, एक होती है अर्ग। अर्ग में बता देता हूँ क्या होती है अर्ग। एक जैसे एक सिस्टम होता है, एक होता है सिस्टम एमकेएस। ठीक है। एक स्टैंडर्ड होता है, इंटरनेशनल वाला होता है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, एक होता है सीजीएस। ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है। तो उस सीजीएस सिस्टम में जो सीजीएस सिस्टम में एनर्जी की जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं अर्ग। ठीक है। एक होती है बीटीयू, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है। ये सारी यूनिट जो होती हैं वो सब हीट की यूनिट होती हैं। क्लियर। तो ये जो डेटा है ये सब ये तीन जो डेटा हैं फैक्चुअल, ये एग्ज़ाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछते हैं। तो आप लोग क्या करिए, इसको याद करिए। ठीक है। और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। ठीक है। तो वी हैव टू लर्न दिस एट एनी कॉस्ट। ठीक है। तो 1 कैलोरी जो होता है वो कितने 1 कैलोरी जो होता है वो होता है 4.2 या फिर 4.18 जूल के इक्वल होता है। ठीक है। सेम ऐसे जो 1 जूल होता है वो होता है 10⁻7 अर्ग। ठीक है। 10⁻7 अर्ग के इक्वल होता है। ठीक। सेम ऐसे एक होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो होती है वो होती है 252 कैलोरीज के इक्वल होता है। क्लियर। अच्छा, तो फिर चलो ये तो चलो ठीक है, ये तो चलो हीट का कॉन्सेप्ट हो गया बेसिक। अब वापस आते हैं उस वाले क्वेश्चन पे कि सर तो अगर मैं कैसे पता करूँगा कि कोई भी बॉडी के अंदर कितनी हीट है।
ठीक है। कैसे पता करूँगा कि मतलब उसके अंदर कितनी ज़्यादा एनर्जी है, तो फिर ये सब मतलब कब तक वो हीट ट्रांसफ़र करता रहेगा, ये सारी चीज़ें अगर मुझको कैलकुलेट करनी है तो फिर कैसे होगा वो, ठीक। तो उसके लिए टर्म आता है, एक आता है हीट कैपेसिटी, ठीक है, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी को शायद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। तो जरा समझते हैं हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट को अपने अंदर होल्ड करने की जो क्षमता होती है, ठीक है, उसको हीट कैपेसिटी बोल देते हैं। किसी भी मैटर यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस कुछ कुछ भी, वो अपने अंदर कितनी हीट होल्ड कर सकता है, वो होता है हीट कैपेसिटी। तो नाम से क्लियर है, हीट कैपेसिटी मतलब होल्ड करना, ठीक है। तो कितना हीट को वो होल्ड कर सकता है उसको बोल देते हैं हीट कैपेसिटी। क्लियर। अच्छा, ये तो फिज़िकली मैंने बता दिया, लेकिन अगर मैथमेटिकली अगर लिखना है तो क्या कैसे लिखेंगे। तो तो ध्यान से सुनना, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि अगर किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री C या फिर 1 केल्विन, ठीक है, 1 यूनिट बढ़ाने के लिए जितने हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हीट कैपेसिटी बोल देते हैं। क्लियर। किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितनी भी हीट की ज़रूरत होती है उसको हीट कैपेसिटी बोल देते हैं। क्लियर, ठीक। अच्छा, आपको अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ नहीं होती है, सिंपल सी चीज़ होती है। बस इसमें क्या आ जाता है, पर यूनिट मास आ जाता है। मतलब ये कि जैसे कोई किसी भी सब्सटेंस जिसका मास 1 kg हो, 1 ग्राम हो, ठीक है, यानी कि मास कितना हो, 1 यूनिट हो। किसी भी सब्सटेंस का मास 1 यूनिट है, ठीक है। 1 यूनिट का मतलब यहाँ पे 1 kg 1 ग्राम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। का टेम्परेचर 1 डिग्री C इंक्रीज़ करने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत होती है उसको बोल देते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर। अच्छा, तो इससे पता चल रहा है कि मतलब जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी वो हीट को अपने अंदर ज़्यादा होल्ड करेगा, है ना। क्योंकि देखो उसको हीट करने के लिए उसका मतलब उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए हमको हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी, है ना। अरे समझ में आ रहा है, ठीक। यानी कि जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी हमको हमको उतनी ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ठीक। और जिसकी हीट कैपेसिटी कम होगी तो उसमें हमको कम एनर्जी देनी पड़ेगी उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। क्लियर। अच्छा, तो क्वेश्चन ये आता है कि सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी होती है। तो यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे एक टेबल लगा रखा है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होगी वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है। तो अब तक जितने भी नोन सब्सटेंस हैं, नोन मैटर हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट जो होती है, ठीक ठीक ठीक, आप लोग सही सोच रहे हैं, किसकी होती है, वाटर, ठीक है। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका क्या मतलब है, मतलब क्या है इसका फिज़िकली, मतलब क्या है, फिज़िकल सिग्निफिकेंस क्या है। इसका फिज़िकल सिग्निफिकेंस ये है कि वाटर जो होता है वो देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है। क्लियर। अब जरा देखना यहाँ पे कोई मेटल, जरा देखो कोई मेटल ढूंढो आप। जैसे यहाँ पे आयरन मिला मेरे को, ठीक है। तो आयरन की जरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जरा देखना कितनी है 0.12, ठीक है। और यहाँ वाटर की जरा देखना 4.18, ठीक है। कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स है, ठीक है। अच्छा, तो इससे क्या पता चल रहा है, तो जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है ना वो गर्म भी बहुत जल्दी हो जाता है, ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि जो आयरन, आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा ऑब्जर्व करा होगा, आयरन जो होता है, आयरन जैसे हमारे घरों के जो दरवाजे होते हैं उसका जो हैंडल होता है वो धूप में बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और सर्दियों में बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू वुड, ठीक है। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, ठीक। तो यानी कि मेटल जो होते हैं बहुत तेज़ी से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और बहुत तेज़ी से हीट एनर्जी को क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है बहुत ही कम होती है। क्लियर। अरे समझ में आ रहा है आपको, ठीक। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है वो थोड़ा देर में गर्म होते हैं और देर में ही ठंडे होते हैं, वो हीट को ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं अपने अंदर, ठीक है। समझ में आ रहा है। और जो जो मेटल होते हैं वो हीट को ज़्यादा देर तक अपने अंदर होल्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, हीट को जल्दी जल्दी अपने अंदर आने देते हैं और जल्दी जल्दी हीट को रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये आयरन की रॉड है कोई, तो उसका अगर एक एंड को मैं अगर हीट करूँगा तो वो जल्दी ही उसका दूसरा एंड जो होगा वो भी हीट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हीट जो होती है इसमें होल्ड होती नहीं है, वो फटाफट वन 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 मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र होती चली जाती है। क्लियर। आई होप आपको अब ये कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्लियर हो चुका होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपने। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं,
सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है ना, वो थ्रू आउट द प्रोसेस जो होती है वो सेम रहती है। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ना, जैसे अगर कोई से भी दो प्रोसेस अगर मैं अप्लाई करूँ, मतलब कोई सा भी प्रोसेस करूँ, उसके अंदर उसका टेम्परेचर बढ़ाऊँ, उसका टेम्परेचर घटाऊँ, चाहे कुछ भी करूँ, ठीक है? अरे समझ में, या उसको कंप्रेस करूँ, ठीक है, या फिर मतलब उसको एक्सपेंड करूँ, कुछ भी करूँ, तो सॉलिड और लिक्विड्स की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है ना, वो कांस्टेंट रहती है। जैसे आयरन की अगर जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो कितनी है, सॉरी वो कितनी 0.412 है, ठीक है। तो इसको मैं चाहे हीट करूँ, एक्सपेंड करूँ, चाहे मतलब कंप्रेस करूँ, कुछ भी करूँ, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो बदलने वाली नहीं है। सेम ऐसे वाटर के साथ जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो भी नहीं बदलती है। क्लियर? समझ में आ रहा है? लेकिन गैसेस में ऐसा नहीं होता। जो गैसेस होती हैं हमारी, जैसे कोई सी भी, जैसे एयर हो गई, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब जो होती हैं, सब ये सब कैसे हैं? गैसेस हैं, ठीक। ऑक्सीजन हो गई, तो ये जो गैसेस हैं ना, तो इनकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि हम लोगों ने इस पर कौन सा प्रोसेस अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो अगर मैं उसको एक्सपेंड करूँगा तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ और हो जाती है, कंप्रेस करता हूँ तो कुछ और हो जाती है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो हमको अपने तो हमारे सिलेबस में क्या है, हमको क्या पढ़ना है? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक होती है एट कांस्टेंट प्रेशर, और एक होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। इसको बोलते हैं, एक होता है सीपी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। एक होती है सीवी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वी लिखा यानी कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पी लिखा यानी कि कांस्टेंट प्रेशर। इसका मतलब ये है ना, जैसे कोई हमारे पास गैस है आइडियल। अच्छा, हम लोग आइडियल गैस के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है। आइडियल गैस क्या होती है ये मैं आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा जैसे जैसे लेक्चर जो होगा वो आगे बढ़ेगा, या फिर फोरकमिंग जो लेक्चर्स आएंगे इसके पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे पार्ट 4 तक आएगा ये, ठीक है। तो ऐसी आप कि ये किसी ना किसी लेक्चर में आपको पता चल जाएगा कि आइडियल गैस जो होती है वो क्या होती है, ठीक। आइडियल गैस बस जैसे वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन बस ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बस उसको सिर्फ स्टडी करने के लिए बनाया गया है। ऐसा किसी भी कोई भी गैस जो होती है वो आइडियल नहीं होती है, ठीक। तो कोई आइडियल गैस है, अगर मैं उसको हीट कर रहा हूँ लेकिन उसका प्रेशर इंक्रीज़ नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं हीट दे रहा हूँ कंटिन्यूसली लेकिन उसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस वक्त जो हीट कैपेसिटी होती है उसको बोल देते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर? जैसे यहाँ प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है, इसमें लिखा है कि हीट रिक्वायर्ड बाय यूनिट मास। यूनिट मास होता है क्योंकि मैंने बताया कि स्पेसिफिक में कितना हो जाता है 1 यूनिट मास ऑफ गैस टू रेज द टेम्परेचर बाय यूनिट टेम्परेचर आएगा एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर? समझ में आ गया? टेम्परेचर बाय यूनिट एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब 1 यूनिट मास का सब्सटेंस 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है उसको बोल देते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और अगर ये सारा प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो बस क्या आ जाता है, एट कांस्टेंट प्रेशर आ जाता है, यानी कि सीपी की डेफिनेशन हो जाती है, ठीक है। और सीवी की डेफिनेशन क्या होती है? कुछ नहीं, वो वहाँ पे क्या जाता है, हीट अगर मैं दे रहा हूँ अगर उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, गैस का वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, उसको मैं हीट कर रहा हूँ और गैस को एक्सपेंड नहीं होने दे रहा हूँ, यानी फैलने नहीं दे रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, सीवी लगाते हैं। क्लियर? जैसे अगर एग्जांपल के लिए बताऊँ, जो हमारी एयर है, ठीक है, एयर, तो उसका जो सीपी होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, वो होता है 1.005। क्लियर? और जो सीवी होता है एयर का वो होता है 0.717, ठीक है, ऐसे होता है। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? गुड। नेक्स्ट बात करते हैं ये जो हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, इनकी यूनिट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी की आप लोगों को डेफिनेशन पता ही चल गई होगी। तो हीट कैपेसिटी में मास नहीं आता है कि कितना भी मास हो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जो हीट की आवश्यकता होती है उसको बोल देते हैं हीट कैपेसिटी, ठीक है। और मास अगर मैं 1 यूनिट कर दूँ, यानी कि 1 किलोग्राम, 1 ग्राम, या फिर जो भी है, तो 1 यूनिट का मास अगर मैं मास का टेम्परेचर अगर मैं 1 डिग्री से बढ़ाऊंगा तो वहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लगती है। क्लियर? तो बस सिंपल सी चीज़ है हीट कैपेसिटी, यानी कि हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हीट यानी क्यू अपॉन टेम्परेचर चेंज। ये फॉर्मूला होता है हीट कैपेसिटी का, ठीक है। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन डेल्टा टी, टेम्परेचर चेंज। तो ये फार्मूला हो गया इसका। अब मुझको इसकी यूनिट लिखनी है, तो मैंने बताया था कि आप फार्मूले से यूनिट कैसे लिखते हैं। तो क्यू की यूनिट हो जाएगी जूल, है ना। क्यू जो है वो एनर्जी है, और डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर, यानी क्या डिग्री सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा जूल पर डिग्री सी। क्लियर?
अब हीट जो होती है वो किसी में भी दे सकते हैं क्वेश्चन में, ये इन तीनों में से, मतलब कहने का ये है कि ऊपर जो होगा वो एनर्जी की यूनिट आएगी और नीचे जो आएगी वो टेम्परेचर की यूनिट आएगी। ठीक है, तो देख लो आप यहाँ तीन एग्जांपल दे के दिखाया है मैंने। तो जूल पर कैल्विन सेल्सियस भी हो जाएगा, ठीक है, जूल पर सेल्सियस हो जाएगा, ठीक, कैलरी पर सेल्सियस भी हो जाएगा, कैलरी पर केल्विन भी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो उसको ज़रा आप लोग क्या करिए, याद करिए। ठीक, तो इसमें क्या आएगा, देखो पर यूनिट मास होता है, देखो यहाँ पे देखो, देखो ऐसा है, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास जो होता है वो होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो जूल पर डिग्री सी जो होता है वो होता है हीट कैपेसिटी की यूनिट, लेकिन अगर इसको मैं मास से डिवाइड कर दूँ, जैसे केजी से अगर डिवाइड कर दूँ, तो ये किसकी आ जाएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट आ जाएगी। देखो लिखा है यहाँ पे लिखा है जूल पर केजी पर डिग्री सी, ठीक है, कैलरी पर केजी पर डिग्री सी, सेम ऐसी कैलरी पर केजी पर केल्विन, ऐसा कुछ भी हो सकता है। क्लियर, आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो होंगे वो क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो होता है वो होता है कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा गर्म है या फिर कितना ज़्यादा ठंडा है। ठीक है, मतलब डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है, मतलब ये बताता है कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा गर्म है, कितना ज़्यादा ठंडा है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, टेम्परेचर बोल देते हैं। क्लियर, देखो हीट नहीं है वो, हीट जो होता है वो ये बताता है कि हीट जो होती है वो एनर्जी होती है जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र होती है, वो अलग चीज़ होती है। तो वो ट्रांसफ़र जो हो रही है वो होती है हीट। ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है और कितना ठंडा है, वो होता है टेम्परेचर। क्लियर, दोनों को मतलब सेम चीज़ मत समझना आप लोग, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, क्लियर। अच्छा अच्छा, एक तरह से और टेम्परेचर जो होता है वो एक तरह से ये बता देता है कि हीट जो होगी वो कहाँ से कहाँ फ्लो होगी, है ना, एक तरह से डायरेक्शन भी देता है। यानी कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा और जिसका टेम्परेचर कम होगा, तो हीट जो होगी वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है। तो टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्शन दे देता है हीट के फ्लो होने की। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। ठीक, और टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस हैं, जैसे थर्मोमीटर बहुत ही फेमस है। आप लोगों ने जैसे फीवर वगैरह होता है तो आप लोगों ने देखा होगा मरकरी बेस्ड होता है। ठीक है, वो मरकरी लेंथ थर्मोमीटर बोलते हैं उसको, प्रॉपर फिजिक्स मतलब प्रॉपर एकदम इंजीनियरिंग वाले टर्म में बोलते हैं मरकरी लेंथ थर्मोमीटर। ठीक, एक होता है क्रायोमीटर, एक होता है पायरोमीटर, एक होता है अल्कोहल थर्मोमीटर। अच्छा, क्रायोमीटर जो होता है वो बहुत ही लो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। जैसे माइनस में जो टेम्परेचर होते हैं, माइनस डिग्री सी में जो टेम्परेचर्स होते हैं, तो उसके मेज़रमेंट करने के लिए यूज़ होता है क्रायोमीटर। और पायरोमीटर जस्ट इसका रिवर्स, जो हाई टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। क्लियर, अल्कोहल थर्मोमीटर भी होता है, ये शायद गैसेस के टेम्परेचर्स को मेज़र करने में यूज़ होता है। ठीक, लेकिन हम लोग ये सब नहीं, हम लोग ये सब जो है वो ये तो फैक्चुअल चीज़ें हैं, इसको आप समझ लीजिए, इसको आप याद कर लीजिएगा डायरेक्ट। अच्छा, आप लोगों ने बहुत सारी जैसे कुछ चीज़ें देखी होंगी कि टेम्परेचर कभी कभी लिख देते हैं डिग्री सी में, कभी केल्विन में लिख देते हैं, कभी फ़ारेनहाइट में लिख देते हैं। तो ये सब क्या हो जाता है, मतलब क्या टेम्परेचर क्या बदल जाता है? तो नहीं। ठीक है, आज ज़रा ये जो कॉन्सेप्ट है आज ये भी क्लियर होगा आपका। तो लेट्स फोकस ऑन दिस व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं टेम्परेचर डिग्री सी में लिखा होता है, कहीं फ़ारेनहाइट में लिखा होता है, कहीं केल्विन में लिखा होता है। तो क्या बॉडी अगर मान लो कि अगर मैं ये पूछूं कि अगर टेम्परेचर -40 डिग्री सी है, ठीक है, और कहीं टेम्परेचर जो है वो ज़ीरो केल्विन है, ठीक है, अगर कहीं टेम्परेचर -40 डिग्री सी है और कहीं टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन है, ठीक है, तो अगर मैं ये पूछूं कि कौन सी मतलब बॉडी जो है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, समझ में नहीं आ रहा होगा इसे। अगर बॉडी मान लो कि यहाँ -40 डिग्री सी पर है, ठीक है, और एक बॉडी है वो 0 केल्विन पे है, ठीक, तो अगर मैं ये पूछूं कि कौन सी बॉडी जो है वो ज़्यादा गर्म होगी, तो क्या आप बता सकते हैं? तो डेफिनेटली आपके मन में ये आएगा कि सर ये ज़ीरो केल्विन वाली जो है ना बॉडी, वो गर्म होगी, क्योंकि देखो 0 है, ये -40 है, तो इसका टेम्परेचर 0 से भी कम है। तो ये वाली बॉडी जो होगी 0 केल्विन वाली, वो ज़्यादा गर्म होगी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। -40 डिग्री सी वाली बॉडी जो होगी वो ज़्यादा हॉट होगी। ठीक, ऐसा क्यों होगा, तो उसको ज़रा समझते हैं आज। ठीक, तो देखना, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, टेम्परेचर को लिखने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, 4 स्केल से यूज़ करते हैं, 4 स्केल है हमारे पास। एक है सेल्सियस स्केल, सेल्सियस में भी टेम्परेचर को लिख सकते हैं। एक होता है फ़ारेनहाइट, इसमें भी लिख सकते हैं। केल्विन में भी लिख सकते हैं, या फिर एक होता है रियूमर, ठीक है, हाँ, रियूमर। तो सेल्सियस क्या बताया, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रियूमर, इन चारों में हम लोग क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को लिख सकते हैं। ठीक, अगर मान लो तुम्हारे रूम का टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सी है, मतलब जितना हॉट तुम्हारा अभी रूम है,
ठीक है। तो चाहे तुम उसका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस स्केल पे मेज़र करोगे, चाहे फ़ारेनहाइट या फिर केल्विन या किसी भी स्केल में मेज़र करोगे, तो तुम्हारी जो कमरे की जो हॉटनेस है वो चेंज नहीं होने वाली है। क्लियर? हालांकि देखो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी वो डिफरेंट डिफरेंट आएगी। सेल्सियस स्केल पे कुछ और आएगी, ठीक है, फ़ारेनहाइट पे कुछ और आएगी, लेकिन तुम्हारे कमरे का जो टेम्परेचर है वो तो फिक्स ही रहेगा ना। अरे समझ पा रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हाँ, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो रूम का जो टेम्परेचर है वो तो वही बना रहेगा, लेकिन उसको लिखने का तरीका अलग अलग हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, तो देखो सेल्सियस स्केल जो होता है, तो इन सब में एक रिलेशन होता है। जैसे मान लो कि इस स्केल पे पहुंचना है, जैसे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट पे पहुंचना है, ठीक है, या फिर फ़ारेनहाइट को केल्विन में चेंज करना है, या फिर केल्विन को इसमें सेल्सियस में चेंज करना है, ठीक है, या फिर इसको इसमें चेंज करना है, किसी को किसी में चेंज करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसको आप लोगों को ध्यान ही मतलब कुछ भी करके याद करना है, ध्यान से ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये वाला जो फार्मूला जिसमें मैं ये मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, जिसपे मैं ये स्केच चला रहा हूँ, वो आपको ध्यान रखना है। C/100, C-0 लिखा है तो यानी C/100 इज इक्वल टू F-32/180 इज इक्वल टू R। R यहाँ पे देखो C जो है सेल्सियस है, F है फ़ारेनहाइट, R जो है रीमर है, ठीक है, ठीक है, और K जो है वो केल्विन है, और RA जो है वो रैंकाइन है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहिए तो यहाँ तक याद कर लीजिए, ठीक है। वैसे ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक। तो देखो मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप चाहे तो इसको याद कर लीजिए, ठीक है। C/5 इससे आपको मतलब यहाँ शॉर्ट रहेगा, ठीक है। C/5 F-32/9 इज इक्वल टू K/5, ठीक। तो ये आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और होती है, -273 भी होता है, ठीक, -273 भी होता है। क्लियर? तो मैं आपको एक दो चीज़ें बता देता हूँ, जिससे आप लोग को मतलब ये इतना बड़ा फार्मूला जो है उसको, जैसे मैं कुछ ना कुछ बोलूँगा समझाते समय, तो आप लोग को समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो मैं वो आपको जल्दी फटाफट बता देता हूँ। तो देखो जैसे अगर मुझको सेल्सियस टू व्हाट इज़ हैपनिंग दिस, जैसे मुझे सेल्सियस से अगर मुझको केल्विन पे पहुंचना है, ठीक है, जैसे मान लो 2 डिग्री C अगर टेम्परेचर लिखा हुआ है, अगर मुझको इसको केल्विन में अगर चेंज करना है, तो इसमें क्या कर देते हैं, 273 ऐड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 275 केल्विन आ जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? ठीक। अच्छा, और ज़रा देखते हैं, जैसे मान लो कि अब -2 लिखा हुआ है, ठीक है, अगर इसको मुझे केल्विन में चेंज करना है तो क्या करूँगा, -2 + 273 है ना, ये डिग्री C में था, इसको मैं केल्विन में चेंज करूँगा तो 273 ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 271 केल्विन। क्लियर? तो यानी कि अगर डिग्री C से केल्विन में अगर मुझको जाना है तो क्या कर देते हैं, 273 ऐड कर देते हैं। क्लियर? अगर मुझको केल्विन से अगर डिग्री C में जाना होगा तो क्या करेंगे, केल्विन से अगर मुझको डिग्री C में जाना होगा तो मान लो कि अगर टेम्परेचर अगर मान लो ऐसी है 320 है, अगर मुझको इसको डिग्री C में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करूँगा, इसमें से 273 माइनस कर दूँगा, है ना, तो आ जाएगा मेरा डिग्री C में आ जाएगा, ठीक, 47 डिग्री C आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? सेम ऐसे देखो, डिग्री C से अगर इसमें जाना है तो 273 ऐड करता हूँ, और इधर से केल्विन से अगर डिग्री C में जाना है तो 273 माइनस कर देता हूँ। क्लियर? अच्छा, जो केल्विन वाला जो स्केल होता है ना, केल्विन वाला जो स्केल है K वाला, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं। ये एग्जाम में फैक्ट पूछते हैं, SSC के एग्जाम में पूछा गया है, तो इस वाले फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा। जो केल्विन वाला जो स्केल होता है उसको बोल देते हैं एब्सोल्यूट स्केल। क्लियर? अच्छा, ये होता क्या है जरा समझते हैं, थोड़ा सा और क्या करते हैं, थोड़ा डेप्थ में जाते हैं। तो देखो, एक टेम्परेचर होता है एब्सोल्यूट ज़ीरो, ठीक है। जरा एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर क्या होता है जरा उसको समझते हैं। देखो, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर जो होता है वो ऐसा टेम्परेचर होता है, ठीक है, ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे सारे मैटर जो हैं, सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो या फिर गैस हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, जितने भी मैटर होते हैं उन सब के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रेस्ट पर आ जाते हैं। यानी कि गैसेस जो होती हैं वो भी मतलब गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी वाइब्रेट करना बंद कर देते हैं, ठीक है। सॉलिड के तो करेंगे ही करेंगे क्योंकि वो वैसे ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, और लिक्विड के भी करेंगे क्योंकि अगर गैस के मॉलिक्यूल अगर रुक जा रहे हैं जिस टेम्परेचर पे, यानी कि सभी के मॉलिक्यूल जो होंगे वो रेस्ट पर आ जाएंगे। यानी कि एब्सोल्यूट ज़ीरो वो टेम्परेचर होता है जिस पे गैसेस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रेस्ट पर आ जाते हैं, यानी कि बहुत ही ठंडा हो जाता है हर चीज़, ठीक है। यानी कि समझ लो मतलब एक तरह से इम्पॉसिबल टू अचीव होता है ये एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। ये अभी तक कोई अचीव नहीं कर पाया इस वाले टेम्परेचर को किसी भी प्रोसेस के थ्रू, ठीक। तो देखो, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर जो होगा वो तो एक टेम्परेचर है जिस पे सारे मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो रुक जाएंगे, ठीक है। तो डिग्री C पे वो कितना होता है, -273। ध्यान रखना, 0 डिग्री C पे जो होता है वो इस पर क्या होता है, वाटर जो होता है, वाटर हमारा जो होता है वो आइस में कन्वर्ट होता है, ठीक।
लेकिन आइस का भी टेम्परेचर जब -273 डिग्री सी हो जाता है, -273, देखो कितना कम है, आइस से भी कितना कम है। आइस कितनी ठंडी होती है, फिर -273 और मतलब इसमें से -273 और ठंडा करेंगे इसे और कूल करेंगे, ठीक है। ऐसा समझ में आ रहा है? तो हम लोग एब्सोल्यूट ज़ीरो पे पहुंचेंगे, ठीक है। ऐसे ही फ़ारेनहाइट पे कितना होता है, -459.6 फ़ारेनहाइट जो होता है, तब जाके हम लोग तब यहाँ पे एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर मिलता है। समझ में आ रहा है? देखो, अब देखो इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू तो अलग अलग हैं, लेकिन टेम्परेचर जो मेजरमेंट करेंगे वो सेम होगा, ठीक है। ऐसे ही र्यूमर पे होता है इतना, ठीक। अब जरा देखना केल्विन पे, देखो कितना है, 0 केल्विन, ठीक। 0 केल्विन है कि नहीं? केल्विन पे कितना टेम्परेचर है, 0 केल्विन। इसीलिए केल्विन को क्या बोल देते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट ज़ीरो जो होता है वो ज़ीरो ही होता है, ज़ीरो जो होता है वो ज़ीरो होता है। अब मान लो कि अगर मैं इसको डिग्री सी में कन्वर्ट करूँगा, अगर मैं 0 केल्विन को अगर मैं डिग्री सी में कन्वर्ट करूँ तो कितना आएगा, तो मैंने बताया अभी केल्विन से अगर मुझको डिग्री सी में अगर जाना आता है तो 273 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, -273। आ रहा है नहीं आ रहा है, देखो -273 के आसपास आ रहा नहीं आ रहा था, ठीक। यानी कि जो एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है वो मतलब टेम्परेचर तो चाहे सेम ही रहेगा, किसी भी बॉडी टेम्परेचर का तुम मेज़र कर रहे हो तो उसका टेम्परेचर तो वही रहेगा, लेकिन स्केल में लिखने का तरीका जो होगा वो अलग अलग हो जाता है। क्लियर? अरे समझ में आ रहा है? जैसे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, जो नॉर्मल जो हेल्दी जो पर्सन होते हैं उनके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सी, ठीक है। ये डिग्री सी यानी कि सेंटीग्रेड में है, ठीक है, सेल्सियस में है। और या फिर इसको बोलते हैं 98.6 फ़ारेनहाइट, ऐसा होता है। तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, या फिर 37 डिग्री सी बोल दो, तो बात एक ही होती है, ठीक है। बात एक ही होती है, नहीं कि 98.6 लिखा है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, इसका कोई, ये दोनों बराबर ही हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अभी सब कुछ, ठीक। अच्छा, अभी मैंने जब ये टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था तो वहाँ पे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि -40 डिग्री सी, ठीक है, और ये 0 केल्विन में किसका टेम्परेचर, मतलब कौन सी बॉडी जो होगी वो ज़्यादा गर्म होगी, तो आप लोगों ने ये आंसर दिया था, है ना। तो ये आंसर नहीं होगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि सबसे अगर मुझको कंपेयर करना है कि कौन सी बॉडी ज़्यादा हॉट है, जो कौन सी बॉडी ज़्यादा कोल्ड है, तो सबसे पहले उन दोनों के स्केल को सेम करो, ठीक है। दोनों के स्केल को सेम करो, या तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, या तो इसको डिग्री सी में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको डिग्री सी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 0 केल्विन जो होता है वो होता है -273। अब मेरे ख्याल से आप बता सकते हो कि कौन सा ज़्यादा जो बॉडी जो होगी वो हॉट होगी, तो ये -40 वाली जो होगी ये ज़्यादा हॉट होगी। क्लियर? आई होप आपको ये टेम्परेचर हीट के जो कॉन्सेप्ट हैं वो थोड़े क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।